नमस्कार, भारत का मंथन में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2025 की कुछ प्रमुख घटनाओं और जानकारियों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे निकालें, ताकि रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खेल और दूसरे क्षेत्रों में जो भी हलचल हुई है उसकी एक साफ तस्वीर, वो भी कम समय में समझ आ सके। तो चलिए नौसेना से शुरुआत करते हैं फिर। 15 जनवरी ये एक बड़ा दिन था, है ना? INS सूरत, जो प्रोजेक्ट 15B के तहत बना आखिरी मिसाइल विध्वंसक है, और INS नीलगिरी, प्रोजेक्ट 17A का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट। ये दोनों का मिशन हुए। हाँ, और ये दिखाता है कि भारत अब जटिल युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक, खासकर मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स के जरिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो रहा है। इससे न केवल देखिए आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि हिंद प्रशांत में हमारी नौसैनिक शक्ति दिखाने की क्षमता भी बढ़ेगी। सही कहा। और उसी दिन देखिए प्रोजेक्ट 75 की आखिरी पनडुब्बी INS वागशीर, वो भी शामिल हुई। अच्छा, प्रोजेक्ट 75 यानी वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण वाला प्रोजेक्ट। जी हाँ, वही। तो इसके पूरे होने का मतलब है कि अब हमारी पानी के नीचे की जो क्षमता है वो और मजबूत हो गई है। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया है तो अब नौसेना अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों पर ध्यान दे सकती है। खैर, अब जमीन की बात करें तो नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के परीक्षण हुए हैं। हाँ, नाग MK2, इसकी खासियत वो फायर एंड फॉरगेट टेक्निक है ना? बिल्कुल। फायर एंड फॉरगेट मतलब आपने मिसाइल दागी और फिर आप फ्री हैं, उसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं, सैनिक तुरंत अपनी पोजीशन बदल सकता है। ये करीब 7 से 10 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, और साथ ही प्रलय मिसाइल भी, जो 150-500 किलोमीटर रेंज वाली पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, वो परेड में दिखी। जी, और ये दोनों ही सीमा पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही है। और इसी त्वरित प्रतिक्रिया को इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए संजय सिस्टम आया है। संजय ये स्वदेशी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है। हाँ, वही। ये सैटेलाइट और आर्मी नेटवर्क से डेटा लेकर एक कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर देगा। सबको एक ही समय पर एक जैसी सामरिक जानकारी मिलेगी, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। बहुत खूब। तो घरेलू ताकत बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चलता रहा। जैसे ला पेरोस 2025 अभ्यास हुआ, इसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देश थे। जी, ये अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भाग लेने से क्या होता है कि अलग अलग देशों की नौसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक दूसरे के सिस्टम और तरीकों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता। बिल्कुल सही, वो बेहतर होती है। और इसके अलावा श्रीलंका के साथ भी स्लाइनेक्स 24 अभ्यास हुआ विशाखापट्टनम में। अच्छा, और कूटनीति के मोर्चे पर भी एक खबर थी। इंटरपोल ने भारत के प्रस्ताव पर सिल्वर नोटिस जारी किया। हाँ, ये काफी अहम है। ये अपराध से कमाई गई संपत्ति का पता लगाने में मदद करेगा। ये कह सकते हैं कि संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने का एक नया वैश्विक हथियार है। इसी वैश्विक मंच पर एक और बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिक्स समूह का विस्तार। इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य बन गया और ईरान, UAE, इथोपिया, सऊदी अरब और मिस्र भी शामिल हो गए। हाँ, ये तो काफी बड़ा विस्तार है। इससे वैश्विक दक्षिण की आवाज तो मजबूत होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन हाँ, ये भी है कि इतने सारे सदस्य देशों के जो अलग अलग हित हैं, उनमें संतुलन साधना एक चुनौती जरूर होगी। ये बात भी सही है। खैर, कूटनीति और रक्षा में मजबूती दिखाने के साथ साथ जनवरी में भारत ने खेल के मैदान पर भी कमाल किया। U19 महिला T20 विश्व कप भारत ने जीता। मलेशिया में हुआ था फाइनल। हाँ, और ये लगातार दूसरी बार है। 2023 के बाद 2025 में भी खिताब जीतना, ये हमारी युवा महिला क्रिकेट प्रतिभा की गहराई दिखाता है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। वाकई शानदार। और पहली बार खो खो विश्व कप हुआ, उसमें भी भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में नेपाल को हराकर जीत हासिल की। जी हाँ, खो खो में भी डबल धमाका। और फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर रिकॉर्ड 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। 33वीं बार, कमाल है। खेल की इन सफलताओं के बीच जमीनी स्तर पर जो नवाचार हो रहा है, उसे भी पहचान मिली। हिमाचल के हरिमन शर्मा जी को पद्मश्री मिला। उन्होंने सेब की एक ऐसी किस्म विकसित की है, HRMN 99। हाँ, HRMN 99। इसकी खासियत यह है कि ये गर्म इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस तक में भी उग सकती है। सोचिए, ये लाखों किसानों के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये कृषि नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है।
पर एक दुखद खबर भी आई। भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम जी, उनका निधन हो गया। हाँ, ये बहुत दुखद खबर थी। पोखरण आई परीक्षणों में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। इसी बीच 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी हुए। द ब्रूटलिस्ट ड्रामा में और एमिलिया पेरेज म्यूजिकल कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ फिल्में रहीं। जी। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम उठाया गया। इंदौर और उदयपुर ये भारत के पहले वेटलैंड सिटी बने। हाँ, रामसर कन्वेंशन के तहत ये मान्यता मिली है ना। ये शहरी वेटलैंड्स को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर जो संधि है उसके तहत है। और अब भारत में कुल 89 रामसर साइट्स हो गई हैं। 89? अच्छा। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जी मोड़ सुरंग और भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्ड पुल, इन्होंने भी ध्यान खींचा। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स उस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को, खासकर हर मौसम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेंगे। निश्चित तौर पर। तो ये थी जनवरी 2025 की कुछ झलकियां। रक्षा में आत्मनिर्भरता से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, खेल में जीत, जमीनी नवाचार और पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ते कदम। हाँ, इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ देखें तो ये साफ पता चलता है कि भारत तकनीक, कूटनीति और विकास के कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इन अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उसका आम नागरिक के जीवन पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर या कमेंट करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहें जहां आप चीजों को आसान भाषा में सीखते हैं।